अब सुनिए प्रेमचंद की कहानी लेखक। प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफ़ा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के ही पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गए जरूर कि पत्नी को जगाकर पैसे मांगे। उसे फटे मैले लिहाफ में निद्रामग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई। सोचा शायद मारे सर्दी के बेचारी को रात भर नींद न आई हो। इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद जगा देना उचित न था। चुपके से चले आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाम से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग पर पहुंचा देगा। आध घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने सहास्य मुख से कहा, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? दूध और शक्कर तो कई दिन से नहीं मिलता। मुझे आजकल सादा चाय ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादा पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं है। यह तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की आजाद है। रईसों ने इसे ईजाद किया। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है। मुझे जगा क्यों न लिया, पैसे तो रखे थे। महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें यह रोग लग गया था और आज 20 साल से वह उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह घुल गई, स्वास्थ्य घुल गए और 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर यह रोग असाध्य रोग था। सूर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य का उपासक अंतर्जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति है। मन तो एक ही था, दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता, दोनों के वरदान का पात्र क्यों कर बनता। और लक्ष्मी की यह कृपा केवल धनाभाव के रूप में न प्रकट होती थी। उसकी सबसे निर्दय क्रीड़ा यह थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारतापूर्वक सहायता का दान भी न देते थे। कदाचित सारी दुनिया ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा रच डाला था। यहाँ तक कि इस निरंतर अभाव ने उसके आत्मविश्वास को जैसे कुचल दिया था। कदाचित अब उसे यह ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है और यह भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। यह दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया। यह तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान न किया हो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थीं। अगर कोई संतोष था तो उसकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद से भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी न आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम यह संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं, तो क्या अपने समय का नाश करते हैं? मगर इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल भी कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या तो ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मील का मजूर हूँ। तुमने किसी मजूर को हवा खाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी ज़रूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं जाते,
फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है। सुमित्रा निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कृति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय इस निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशामय उषा की लाली भी नहीं दिखाई देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है। उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है। आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वह इसी कल्पना में मगन रहे। राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनका धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और वहाँ किन महानुभावों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी क्योंकि रईसों के मनोभावों को आघात पहुंचा न सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनाई, साबुन से नहाया, सिर में तेल डाला। मुश्किल कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी दशा भी उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसा जरा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें जुकाम या सिर दर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुमने व्यर्थ ही यह निमंत्रण स्वीकार किया। लिख देते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इन फटेहालों में जाना तो और भी बुरा है। प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें हृदय दिया है ईश्वर ने और परख दी है, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी। सरलता जरूर अच्छी चीज़ है, पर इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार सा जान पड़ा। विद्वजनों की भांति उन्हें भी अपनी भूलों को स्वीकार करने में कुछ विलंब न होता था। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों। अब तुम्हें कैसे समझाऊं। प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक क्षुधा होती है। तुम पूछोगी यह क्षुधा क्यों होती है। इसलिए कि यह हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कृति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो और अब कोई उपाय नहीं सोचता। प्रवीण ने एक क्षण के बाद कहा, 2 पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएं। और कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता। हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं। मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज़ मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं।
मैं तो कबीरपंथियों का कायल हूँ जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं? सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिलग्गी या आमोद प्रमोद करते रहते हैं। मेरे लिए वह सब हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने तातिल नहीं बनाई। मैंने एक भी तातिल नहीं बनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है। सोचो, तुम बीमार थीं और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती न करे, इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरी कोई हानि नहीं। दीपक का काम है जलना। उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, उसे इससे प्रयोजन नहीं। मेरा भी ऐसा कौन मित्र, परिचित या संबंधी नहीं जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। वे मेरी कुछ अधिक मदद न कर सकें, पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को न जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा। जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें, वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है। वह इस नगर के ही नहीं, भारत के विख्यात रईसों में हैं। अगर अब भी कोई मुझे नीचा समझे तो वह खुद नीचा है। संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामख्वाह बांगड़ू चक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मुहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। स्थूलता स्वयं रोब डालने की वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवा मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला न हो। फिर भी आप अकड़े जाते हैं। एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यूं घर से निकलकर वह दुकानदारों से आंखें चुराते गलियों से निकल जाते थे, पर आज वह गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वह उनके तकाजों का दस्ता शिकन जवाब देने को तैयार थे। पर संध्या का समय है। हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं। कोई उनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वह अपनी हीनावस्था में दुर्विचार समझते थे, वह दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सा बाजार टोकते, विशेषकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। प्रवीण ने एक बार सरे बाजार का चक्कर लगाया, पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, पर वह भी निष्फल। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम न चुका सके थे। प्रवीण को देखकर बोले, महाशय जी, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला ही हो जाए। अब तो बहुत दिन हुए। प्रवीण की बाँछें खिल गई, दिली मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज जी। इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर शिनाशों की कमी नहीं। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है। रोज़ ऐसा कोई न कोई मौका आता ही रहता है। हाफिज समद प्रभावित होकर बोले, अच्छा, आज राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ठीक है। आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा? सुभान अल्लाह, आप इस ज़माने में यकता हैं। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को न भूलिएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा बिसाता ही तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है।
प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जवानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने से क्या हानि। बोले 2.5-3 लाख, आप तो उन्हें गालियाँ देते हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज तो 20 लाख का है। इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान आपकी ही है जनाब, बस इतनी सी अर्ज है। अरे मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे से पान बना ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ पसंद हो तो दिखाऊं, आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो मुआफ़ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। यहाँ से उठकर वह एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में है ही नहीं। समझा रुपए देने आए हैं। बोले, भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों दर्शन ही नहीं दिए। रुक्का कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही न मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या हैं। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते थे, पर आज वह इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया है, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता था। बोले, आज जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊं तो निश्चिंत होकर बैठूं। इस समय जल्दी में हूं। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिनका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं भाई साहब। कुछ कपड़े दरकार हों तो ले जाइए, अब तो होली आ रही है। मौका हो तो जरा राजा साहब के खजांची से कहिएगा, पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफ़ा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब नहीं न हो। प्रवीण ने कहा, इस समय तो पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक़ है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कष्ट न हो। हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करें। अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं। प्रवीण जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थीं। वर्दीपोश दरबान द्वार पर खड़े थे। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर वह जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास नवेद है? प्रवीण की जेब में नवेद था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए? औरों से भी तो पूछता, औरों से क्यों नहीं पूछा? बोले, जी नहीं, मेरे पास नवेद नहीं है। अगर आप अन्य महाशयों से मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान की बात समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से लौट गए। नहीं नहीं महाशय, अंदर चलिए, मुझे आपसे परिचय न था, बेअदबी माफ़ कीजिए। आप ही ऐसे महानुभावों से तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वह वाणी प्रदान की है कि क्या कहना। इस व्यक्ति ने प्रवीण को कभी न देखा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा वह हर एक साहित्य सेवी के विषय में कह सकते हैं, और हमें विश्वास है कि कोई साहित्य सेवी इस दाद की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रवीण अंदर पहुंचे तो देखा 12 दरी के सामने विस्तृत सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है। हौज में संगमरमर की परी के सिर पर फव्वारा, फव्वारे की फुहारें रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई थी। मेजों पर सफ़ेद मोज पेश, ऊपर से सुंदर गुलदस्ते।
प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने स्वागत किया। आइए आइए, अब की हंस में आपका लेख देखकर दिल फड़क उठा। मैं तो चकित हो गया, मालूम ही न था कि इस नगर में आप जैसे रत्न भी छिपे हुए हैं। फिर उपस्थित सज्जनों से उनका परिचय देने लगे। आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा, वह आप ही हैं। क्या माधुर्य है, क्या ओज है, क्या भाव है, क्या भाषा है, क्या सुझ है, क्या चमत्कार है, क्या प्रवाह है कि वाह वाह, मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है। एक सज्जन ने, जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण को ऐसी निगाह से देखा मानो वह चिड़ियाघर के कोई जीव हों, और बोले, आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है, बायरन, शेली, कीट्स इत्यादि? प्रवीण ने रुखाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा तो है। आप इन महाकवियों में से किसी रचनाओं का अनुवाद कर दें तो आज हिंदी भाषा की अमर सेवा करें। प्रवीण अपने को बायरन, शेली आदि से जौ भर भी कम न समझते थे। वह अंग्रेजी के कवि थे। उनकी भाषा, शैली, विषय, व्यंजना सभी अंग्रेज की रुचि के अनुकूल था। उनका अनुवाद करना वह अपने लिए गौरव की बात न समझते थे, उसी तरह जैसे वे उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की वस्तु न समझते। बोले, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगें। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। यह अनर्गल बात थी। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थीं, जरा मौका महल देखकर बातें करो, और बोले, अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना, कविता में तो अपना जोड़ नहीं रखता। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगर्व नेत्रों से देखा। हमारे कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ ही नहीं समझा। अभी तक वियोग और नक्शिक को कविता का आधार बनाए हुए हैं। प्रवीण ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उतरी आंखों से। राजा साहब ने अब प्रवीण की जबान बंद कर देने का निश्चय किया। आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी। आपके लेख अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। उसका आशय यह था कि अब आप न बहकिए। प्रवीण समझ गए। परांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। विदेशी वेशभूषा और भाषा का यह भक्त जाति द्रोही होकर भी इतना सम्मान पाए, यह उनके लिए असह्य था, पर क्या करते। उसी भेष के एक दूसरे सज्जन आए। राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया। आइए डॉक्टर चड्ढा, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और फिर प्रवीण की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखकर पूछा, आपकी तारीफ? राजा साहब ने प्रवीण का परिचय दिया। आप महाशय प्रवीण हैं। आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। डॉक्टर साहब ने खास अंदाज से कहा, अच्छा आप कवि हैं, और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गए। फिर उसी भेष में एक और महाशय पधारे। यह नामी बैरिस्टर थे। राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया। उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा, अच्छा आप कवि हैं, और आगे बढ़ गए। यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिली, अच्छा आप कवि हैं। यह वाक्य प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता था हर बार। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते थे। उसका सीधा साधा आशय यह था कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या प्रयोजन। तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में बेधड़क आओ। प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे। निमंत्रण पाकर उन्होंने अपने को धन्य माना था, पर यहाँ आकर उनका जितना अपमान हो रहा था उसके देखते तो वह संतोष की कुटिया स्वर्ग थी। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा। तुम जैसे सम्मान के लोभियों का यही दंड है। अब तो आंखें खुली, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस स्वार्थमय संसार में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील बैरिस्टर तुम्हारा सम्मान क्यों करें? तुम उनके मुवक्किल नहीं हो सकते, न उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने की आशा है।
डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखे जाओ बस, और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। सहसा लोगों में हलचल पड़ी। आज के प्रधान अतिथि का आगमन हुआ। यह महाशय हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। इसी उपलक्ष्य में यह जलसा हो रहा था। राजा साहब ने लपक कर जल्द हाथ मिलाया और आकर प्रवीण जी से बोले, आप अपनी कविता तो लिख ही लाए होंगे? प्रवीण ने कहा, मैंने कोई कविता नहीं लिखी। सच? तब तो आपने गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, अब से कोई चीज़ लिख डालो, 2 ही 4 पंक्तियां हो जाएं बस। ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है। मैं इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं लिख सकता। मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय कराया? बिल्कुल व्यर्थ। अरे भाईजान, किसी प्राचीन कवि की ही कोई चीज़ सुना दीजिए, यहाँ कौन जानता है। जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं भाट नहीं हूँ, न कथक हूँ। यह कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहाँ से चल दिए। घर पहुँचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी वहाँ कोई ज़रूरत न थी। चलो, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा। हाँ, सम्मान तो जैसी आशा न थी वैसा हुआ। खुश बहुत हो? इसी से कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना हूँ। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज़्यादा बहकने न दिया। मेरी यह कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं आज यह तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।